पहले ये बताऊंगा कि इसको आम ज़बान में गंठिया कहते हैं, आरे को, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस। बेसिकली ये होता क्यों है? इन आवर बॉडी बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, लाल खुलिए, प्लेटिलेट्स एंड सफ़ेद खुलिए, WBCs जिसे कहते हैं। इस बीमारी में जो सफ़ेद खुलिए होते हैं बेसिकली, जिसे हम पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त का हिस्सा, वो आपके अपने ही जोड़ों के ख़िलाफ़ उनका कुछ हिस्सा काम करता है, जिसमें ख़ास करके जिस्म के दोनों अतराफ हाथ के छोटे जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसमें कलाई का जोड़, हाथ के छोटे जोड़ और दोनों अतराफ में मुतासर होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कसम से आप बात करें ना, मेरे तो जो है ना अभी से लग रहा है गोडे गेटों में दर्द शुरू हो गई है। अच्छा, मैं एक माजरत डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, क्योंकि उम्मे और डॉक्टर बिल्किस हमारा पैनल साथ होता है ना, तो अब बिल्किस साहब बात है। जी जी तो डॉक्टर साहब, इन जोड़ों में दर्द की वजह से, एक्सट्रीम किस्म का दर्द होने की वजह से इसमें जिस्म में अकड़ाव का एहसास होता है। और अक्सर बेशा आप देखेंगे कि इसकी जो स्टार्ट होती है सबसे ज़्यादा, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन कहें, उसमें ये होता है कि आपको तकरीबन मसल जो मरीज़ है आएगा कि कलाई में दर्द है, इन जोड़ों में दर्द है, और उस वजह से बाकी अलामतें आ रही होती हैं। जैसे अगर ये बीमारी लंबा अरसा चलती है तो इस वजह से, दर्द की वजह से बेजारी आना, जहनी तशवीश में मुब्तला होना और दूसरे मसले मसाइल होते हैं। जहनी तशवीश से मुराद आपकी एंग्जाइटी है? हाँ बिल्कुल, कोई भी बीमारी जिसमें किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो और वो लंबे अरसे तक रहती है तो उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी के एलिमेंट्स आते हैं। और इसमें जो है अमूमी तौर पे पेशेंट्स की अप्रोच ये रहती है कि फ़िलहाल दर्द ठीक हो जाए और इसका इलाज बाद में देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई कॉज इसकी क्या, क्यों होता है वैसे ये, और इतनी जल्दी अब लोगों को क्यों होने लग गया डॉक्टर साहब ये? एग्जैक्टली इसके कोई ऐसे काजेज़ पता नहीं है कि 100% कहा जाए कि भाई ये चीज़ है इस वजह से होता है। मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आज तक स्टडीज़ हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये बताया गया है कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके जेनेटिक मेकअप में कुछ जीन्स होते हैं जो आपको प्रोन करते हैं, जो आपको इस चीज़ से ये करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी का कुछ हिस्सा एबनॉर्मल तरीके से काम करे। उन जीन्स को HLA जीन्स कहा जाता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि मुंह के अंदर जो थूक होती है उसमें कुछ जैसे आप समझे कि बग्स पाए जाते हैं, उनके जो एक्नी भी करवाते हैं, उनके ज़्यादा होने से भी गंठिए का एहसास होता है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि गंठिया जो है स्मोकर्स में ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि पैदाइशी तौर पे तो जेनेटिक मेकअप नॉर्मल था, लेकिन इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसी आई, पॉल्यूटेंट्स ऐसे लगे या कुछ ऐसे इन्फेक्शंस आए जिसमें आपका जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद आपके जो इम्यूनिटी एबनॉर्मल वे में बिहेव करने लगे एंड दैट स्टार्टेड टू एक्ट अगेंस्ट योर जॉइंट, आपके जोड़ों के खिलाफ काम। तो दीज आर ये जो है बेसिकली टॉप जो काजेज़ हैं इस वजह से होती है। मुझे डॉक्टर राहिल, आप मुझे बताइएगा वैसे आपने क्या नोट किया है, क्योंकि ये जब कोविड आया तो कोविड ने हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हिला के रख दी। और कोविड में यूजुअली लोग अपने जोड़ों की दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे, तो आपको लगता है कि कोविड के बाद से ये आर्थराइटिस की शिकायत लोगों में ज़्यादा हो गई है? वैसे लगता है आपको कुछ कोविड ने फ़र्क डाला है? देखिए, हो सकता है कि इसकी वजह से हो। देखिए, कोविड में क्या होता था, ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है चेस्ट प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसकी वजह से उन पेशेंट्स को स्टीरॉयड वगैरह दिए जाते थे। तो एक्चुअली स्टीरॉयड जहाँ बेनिफिशियल है वहाँ उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो हमारी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हर चीज़ फिर बॉडी के अगेंस्ट चली जाएगी। जैसे ओमिक्रॉन जब आया था डॉक्टर साहब, तो उसमें तो ऐसा लगता था हड्डियां टूट गई, क्योंकि मैं भी ओमिक्रॉन वेरिएंट, और मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त, तो मुझे लगता था मेरी हड्डियां टूट गई और वो बहुत अरसे तक मेरी हड्डियों में वो तकलीफ बैठ गई थी। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। फिर एक तो देखें आप वीक हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके साथ साथ जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है वैसे ही आप जो है आपकी जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहीं भी शुरू होगा तो वो रादर आपके जॉइंट्स में हो या कहीं भी बॉडी के कहीं भी पार्ट्स में हो, तो वहाँ आपको जो है ना पेन वगैरह स्टार्ट होगी, मसल फटीगनेस होती है, उसके साथ जॉइंट्स पेन भी हो रही है। तो सारे ये काजेज़ मिलके आपकी बॉडी को जो है ना फर्दर वीक कर देते हैं। जैसे आप बोल रही थी कि आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कोविड के साथ साथ आपने सुना होगा चिकनगुनिया भी आता, तो उसमें भी बहुत पेन जो है ना जॉइंट पेनफुल रहते हैं, और उसका तो ये होता है कि वो तो लॉन्ग ड्यूरेटेड होता है, काफ़ी अरसे तक, इवन दो कि यंग पेशेंट्स में भी जो है
हालांकि उनकी इम्यूनिटी एज कम्पेरेटिव टू जो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर पेन जॉइंट्स का पेन होता है बहुत देर तक चलता है और उसका जो है ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस कि आपके नज़दीक क्या ऐसी वजह बन रही है कि ये जो हमारे आर्थराइटिस के जो केसेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? अच्छा देखिए, आर्थराइटिस तो एक अलग सब्जेक्ट है। हम बात करें RA फैक्टर, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि ये इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इम्यून डिसऑर्डर है, उसके डिफरेंट इन्होंने कॉजेज बताए। अब हमारी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ी सी डिफरेंट। मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट से बताऊंगी कि कोई भी ऐसी ग़िज़ा, स्ट्रेस, एंजाइटी, सप्रेसेंट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी हम अद्वियात खाते हैं, उसकी रिएक्शन, या कोई हम ब्रेन के लिए कोई ऐसी अद्वियात खाते हैं जिससे हमारे प्रोटीन सेल आप ही के छोटे जोड़ों को इन्फ्लेम्ड करना शुरू कर देते, उसी को जो है ना ख़राब करना शुरू कर देते। तो हम लोग, हमारी स्कूल ऑफ थॉट में स्टेरॉइड्स और कॉर्टिजोन्स नहीं, हमारी स्कूल ऑफ थॉट में है कि हम तबलीग करें, समझाएं, भाई आप गलत काम कर रहे हो। तो हम ग़िज़ा को मानते हैं कि पहले, सबसे पहले ग़िज़ा, तो हम ग़िज़ा में इन्फ्लेमेशन हटा देते हैं जो इन्फ्लेम्ड करती है बॉडी को। आजकल तो वैसे भी एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट बहुत ज़्यादा चली हुई है, लोग इससे भी वजन कम कर रहे हैं कि जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगी। सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी से, वो चीज़ें वैसे हैं क्या वो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन? मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इब्ने आदम है ना, तो हमारी स्कूल, हम ये कहते हैं कि गंदम की वजह से हम निकले। सबसे पहले जो है ना गंदम, ग्लूटेन, और दूसरी चीज़ जो पानी में जाके आसानी से, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, बेटा जो चीज़ें पानी में जाके फूल जाए ना, वो आपकी बॉडी को भी इन्फ्लेम्ड करती हैं। अब आप देखिए क्या क्या मैंने पकौड़े खाए हैं, ये तो मैदा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, बेसन सही है। बेसन को फुलाने के लिए हम चीज डालते हैं, बेसन खुद नहीं फूलती, आप ये देखें। ओके, ठीक है। पानी में फूलता है क्या है? चावल। ठीक है, सही है। पानी में फूलता है क्या है? गंदम, है ना? तो कुछ दालें, चने भी फूलते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में करती है। तो सूजी भी फूलती है? जी, सूजी भी फूलती है, सूजी भी इन्फ्लेम्ड करती है। देखिए, साइंस ने कुछ तरक्की बहुत अच्छे कामों के लिए की है, उसको मानना चाहिए, क्योंकि देखिए सूजी बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए। बल्कि सापा वो तो गोश्त भी पानी में, उससे गुजारा हुआ गोश्त होता है, प्रेशर वाला गोश्त, तो वो भी पानी की वजह से फूला होता है। इसका तो मतलब बस वो आसान गोश्त है ना, आसान। देखिए, बड़े के गोश्त में तो B12 होता है, छोटे का गोश्त, लाल गोश्त अच्छा होता है, लेकिन जो बॉडी में प्यूरिन बढ़ाए ना, बॉडी में प्यूरिन शुगर की वजह से बढ़ता है। फिर ये बहुत सारी चीजें इंटरलिंक आपस में करती रहती है कि हमें किस तरह करके इसको सही करना है। ये इस चीज को सही करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। इसके लिए माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का इलाज होता है कि हम कहते हैं, मैं अपने मरीज को कहती हूँ, आप जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं अपने मजहबी इबादत ज़रूर करें, वो आपकी बॉडी को काम करती। सही है। उसके अलावा ग़िज़ा जो ग़िज़ा आपकी इस बीमारी को बढ़ाएगी, इस बीमारी को बढ़ाने में, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में क्या, जैसे मैंने कहा कि गंदम, और दूसरी बात है कि बेस लाइन क्या है? विटामिन B12, विटामिन D3। अब हमारे यहाँ है कि D3 बगैर डॉक्टर से पूछे खाते चले जाते हैं और वो और टॉक्सिक कर देता है। क्योंकि हमें लगता है ना भी हर एक को ही होती है, हर एक को डेफिशिएंसी है ये। हाँ, हिकमत की दुनिया में क्या है? देखिए, इन्फ्लेमेशन को ठीक रखना और टॉक्सिन्स को प्रॉपर तौर पे रिलीज़ ना होना, अगर नहीं हो रहे तो रिलीज़ करना, ये बेसिकली रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए हिकमत में दवाएं दी जाती हैं। और जिस तरह हम एलोपैथिक की अगर बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें मैनेजमेंट तो है बट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं अपने पेशे की बात करूं तो यकीनन ये ट्रीटेबल है अगर आपने अपनी मर्जी से उल्टी सीधी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मसला ये है, हम तो सेल्फ मेडिकेशन के आदी हैं गालिब। मसला ये है कि हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को शुरू में दी जाती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट वो इस तरह होती हैं कि कुछ 7 दिन इतनी गोली खानी है, फिर 3 दिन खानी है, फिर टेपर ऑफ करके 1-2 दिन तक बंद कर देते हैं। मैं डॉक्टर ने दी थी, बड़ा अच्छा लगा, और मैं तो जो हूँ वो जब दिल चाहता है 4 गोलियां निकालती हूँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो 4 गोलियों से स्टार्ट किया था। अब वो दवाएं आपको यकीनन फ़ायदा तो दे रही होती है, लेकिन जैसे डॉक्टर राहिल ने कहा कि वो ज़्यादा इस्तेमाल या बिला ज़रूरत इस्तेमाल या डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे रही होती है। और कहीं कहीं हम अपने खुद ही जोड़ों के दर्द के लिए ना खुद भी दवाइयाँ से, अच्छा या फलानी दवाई जो है वो एक सर दर्द की दवाई वो भी लेना शुरू कर देते हैं। सही चीज़ होती है। और एक वजाहत और करूँ, हर्बलिज्म बहुत बदनाम हुआ है यकीनन,
उसके बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है ना वो शायद उन लोगों को जाता है जो कि वाकई अहल थे और वो क्वैक्स के खिलाफ नहीं बोले। हिकमत बहुत मोतबर एक प्लेटफॉर्म भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो मोतबर एक फील्ड है। उसको ख़राब करने वालों के खिलाफ मोतबर लोगों ने कुछ बोला नहीं। आज भी मार्केट में 2-4 दवाएं बहुत कॉमनली मिलती हैं हर्बल के नाम पे, जोड़ बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है और लोग ऐसे लेते हैं जैसे कि बंटी खा रहे हैं। बात सुनिए, उनका नाम ले सकते हैं ताकि बताएं लोग ना लें। मैं बता रही थी दवाई मुफस्सिल, मेरे पास बहुत आते हैं वो लेके। दवाई मुफस्सिल है, एक डोना के नाम से आ रही होती है, एक हब्बे अहमर के नाम से, अहमद के नाम से आ रही होती है। ये वो दवाएं हैं जिनमें स्टेरॉइड मिक्स है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ यहाँ डब्बियाँ भर भर के कनाडा लेके जाते हैं, ये खाएंगे तो जोड़ ठीक हो जाते हैं हमारे। अरे भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ उसमें स्टेरॉइड है, वो हर्बल के नाम पे आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप उससे बेहतर है डेल्टा कॉटल या मेथोट्रेक्सेट या कोई और मेडिकेशन कोई ऐसी हो वो ले लें। वो कम से कम आपको पता तो है कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये मैं डॉक्टर अविनाश से पूछूंगी कि ये खुद भी अपने मरीजों की सेल्फ मेडिकेशन से कितना तंग है, लेकिन उससे पहले गुजरावाला से हमारे साथ कॉलर मौजूद है मोहम्मद तलहा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो भाई तलहा भाई, पीछे टेलीविजन बंद कर दीजिए। लो जी, वो तो मजीद नंबर डायल कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, आवाज़ अपनी ऊंची करें और टीवी की आवाज़ बंद करें। आवाज़ बंद कर दी थी। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी, खैरियत ठीक है। हाँ जी, बताएं। डॉक्टर्स का पैनल मेरे पास मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मसला ये पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल 21 से 26-7 की एज जो होती है जन की, उनको बैक साइड की पेन मोर का मसला आजकल ज्यादा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? सही, ठीक है। मेरा भाई, आप तो नहीं गुजरे बैक पेन से? मेरे बैक साइड पे पेन है, इस वजह से मैंने कॉल की भी। डॉक्टर साहब अगर मजीद मशवरा कोई दे दे मुफीद। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ, देखें इसमें ये होता है कि कमर के दर्द के साथ और क्या अलामत होते हैं। सुबह के वक्त कोई अकड़ाव होता है या एड़ी में दर्द होता है या कोई आँख में लालपन आता है या मतलब और कुछ, और इस कमर के दर्द के साथ और कोई चीज़ हो रही है? तला भाई जी जी सर। डॉक्टर साहब पूछे कि कमर के दर्द के अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सुबह जब आप उठे होते नहीं, सिर्फ कमर और मोरों में जो है ना सिर्फ खचाव महसूस होता है। कभी कभी पेन ज्यादा होती है, कभी पेन की शिद्दत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्यों है भाई वैसे वाकई आजकल हम अपनी कमरे क्यों लेके बैठे हुए हैं? देखिए इसमें कमर के दर्द की ना मुख्तलिफ जो है रीज़न्स होते हैं। इस एज में कमर के दर्द जो सबसे ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल या नॉन इन्फ्लेमेटरी, बगैर सोजिश वाले दर्द। उसमें ये होता है कि ज़िंदगी में रहन सहन में कोई अढंगा तरीका अख्तियार करना, ख़ास तौर पे अढंगे तरीके से वज़न उठाना, रैपिड वेट गेन। आपने कितना अच्छा वर्ड दिया, मैंने कभी भी नहीं सुना था अढंगा। हाँ, एक तरह से ढंग की और एक अढंगा, ये अच्छा वर्ड दिया जी। और उसके बाद ये है कि आपने उसके साथ ये है कि कोई आप अपना जो बिस्तर है वो सही इस्तेमाल नहीं करें, कोई झोल वाली चारपाई पे सो रहे हैं। डॉक्टर साहब पोस्चर भी तो हमारा अच्छा नहीं ना, मसला ये है। आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग है, प्रोलॉन्ग, उसके साथ ये है कि आप मैकेनिकल का मुराद है कि आपने जो आपका अपनी जो बैक की शेप है उसमें क्या है, आपके स्पाइन के जो मोरे हैं जिसको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, दैट आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर हिप जॉइंट, और वो आपको मूवमेंट देते हैं। उसके बाहर जो है बाफ्ते हैं, पट्टे हैं, और उन पे जब आप एबनॉर्मल स्ट्रेसेस डालते हैं बिकॉज ऑफ जो है पुअर पोस्चर, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, और उसके साथ ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है या रैपिड वेट गेन है, तो उसमें वियर एंड टियर होता है। और सबसे ज़्यादा जो काजेज होते हैं बैक पेन के वो मैकेनिकल होते हैं, जिसको हम लंबोसेक्रल स्प्रेन या स्ट्रेन कह रहे होते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर राहिल से भी सवाल जो है वो जवाब लूँगी, और फिर ये भी जानना चाहेंगे कि इसका हम सद्देबाप क्या कर सकते हैं अगर हमें बैक पेन मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस जो हैं वो जनाब किचन काउंटर की तरफ चले जाएंगे, सो कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर राहिल आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले तो चलें एक्सीडेंट्स की वजह से या कि गिर गए तो हड्डियों को नुकसान ज़्यादा होता था, हड्डियाँ टूट जाती थी। अब तो हमारी हड्डियाँ वैसे भी इस कदर वीक हो गई हैं कि आप जवान बंदा गिरे तो उसकी हड्डी टूट जाती है। इसकी क्या वजह? दूसरी बात ये भी बताएं
ये हम ब्रेक में बात कर रहे थे हाइड्रेट करने के हवाले से कि हड्डियों को भी, मसल्स को हाइड्रेट करना कितना ज़रूरी है। तो सर ये भी इशू है, अगर मसल्स हाइड्रेट ना हो तो प्रॉब्लम हो जाहिर है, जाती जिस है। तरह सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसा अभी कॉलर ने कहा कि जी यंग पेशेंट्स को वो बोले 25 से 27 साल के जो है बैक पेन के सब प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले तो देखें जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो समझते हैं कि बस ठीक है हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है बाइक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है और हर बच्चा डिमांड करता है मुझे बाइक्स दी जाए, और ऊपर से माशाल्लाह हमारे फिर रोड्स ऐसे हैं, तो ये रोड्स भी बड़ी ऐसे वजह है जो टूटी हुई रोड हैं, जो जर्क्स लगते हैं जर्क्स आपको। लगते हैं, उसी में मसल्स जो हैं आपके स्प्रेन और स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्चर मैटर कर रहा होता है सारा, और फिर ये है कि आप जो है ना सारा दिन वर्कआउट करते हो, अपनी डाइट का प्लान प्रॉपर नहीं हो रहा होता। तो जिस तरह आपने डिहाइड्रेशन की बात की, तो उसी में यही होता है कि हमारी अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी, हम हाइड्रेट अच्छे से नहीं करते, गर्मी है, इनसेंसिबल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। उसमें यही क्या, जब मसल्स हाइड्रेट नहीं होगा वो वीक होगा, और मसल्स हमारे जो अटैच होते हैं वो बोन्स पे सर होते वैसे हैं। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, आप जैसे सर्जन हैं, तो आप वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को कितना पानी पीना चाहिए और मसल्स हाइड्रेट हमारे कैसे रहेंगे? फिर मैं कॉल भी लूँगी। हाँ देखें, पानी का तो इस्तेमाल जिस तरह आजकल तो सबको ही पता है कि मिनिमम जो है 8 गिलास? 8 से 10 गिलास तो आपको पीने हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर उसी तरह से अपने आप को हाइड्रेट करें। ऐसा नहीं है कि बस 8 गिलास पी लिए और आप फिर चल रहे हैं, धूप में भी चल रहे हैं, गर्मी में भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंगली जिस तरह होना चाहिए एक प्रोफेशनल बिहेवियर वो हमारा है नहीं, ठीक है। हम जो है कोई कहाँ काम कर रहा है और वो वर्क इन्वायरमेंट हमें ऐसी नहीं मिल रही कि हर चीज़ जो है ना बैलेंस हो। हाँ, मतलब ये ना हो ना कि आप बहुत से जगहों पे वर्कआउट भी ना करें, आपको इतनी पसीना भी ना आ रहा और फिर आप इतना पानी पी के आप बेबी शार्क बन जाए, ऐसा भी ना करें। बहुत से लोग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पानी पी लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी तबीयत थोड़ी सी अफरी अफरी सी रह रही है।